नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मृदुल एजुकेशन एनालिसिस चैनल, जिसके माध्यम से मैं आपका मृदुल और मैं आज 1909 का अधिनियम, जिसे भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और ये पार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। इससे संबंधित कुछ जो प्रश्न होंगे उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। 1909 का अधिनियम, जिसे पार्लियामेंट सुधार कहा जाता है, और ये पार्लियामेंट सुधार जो है, मार्ले हैं, जिसे हम भारत सचिव के रूप में जानते हैं। और मिंटो जो है, यहाँ पर लिखा है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब उस पद्धति में उनको कहा जाता था, एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनको एक उपाधि प्राप्त थी। तो ये भारत सचिव है मार्ले जी, और वायसराय जो है वो मिंटो है, इसको लॉर्ड मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। देखो, इस 1909 के अधिनियम से भारत की ये मांग थी कि भारत को स्वशासन चाहिए, स्वशासन की मांग की थी, लेकिन यहाँ पर स्वशासन ना होकर हितधारक बना के और उनको लालच देकर, जिस तरीके से बोल सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि अलग एक पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाई जाए, अलग अलग, यानी हिंदू में हिंदू वोट डालेगा और मुसलमान में मुसलमान वोट डालेगा। और 1907 में जब तुरंत अधिवेशन भी होता है, और 1906 में आगा खां के द्वारा जो, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है, और उसमें मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है, और उसके बाद जो उसमें पृथक निर्वाचक मंडल की प्रणाली भी की मांग को ये लोग स्वीकार करते हैं। उसी रिपोर्ट के अनुसार ये अधिनियम बनता है, और इसमें कुछ भी नया नहीं होता है। ये इस तरीके से वही महात्मा गांधी का जो कोटेशन है, वही कि इस अधिनियम ने, 1909 के अधिनियम में, जिसे पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, इसने सर्वनाश कर दिया था। मतलब मांग कुछ हो रही थी कि मांगना कुछ है, और इसने, इस वाले अधिनियम ने आपस में ही बढ़ा दिया। ये चाहता था कि जो नरम दल के लोग थे, और क्योंकि गरम दल ये करते थे कि, अगर मान लो जैसे स्वदेशी 1905 में अगर बात करें, बंगाल विभाजन के समय, तो 1905 में ये था कि उसमें हमें, जो नरम दल के लोग थे, उन्होंने बोला कि नहीं, जो स्वदेशी की मांग हो रही थी, कपड़ों को बहिष्कृत किया जाए, जो जो विदेशी कपड़े हैं उनको हटाया जाए, उनको जलाया जाए। लेकिन उसी तरह जो गरम दल के लोग थे, जो लोग थे, जैसे बालगंग लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, तो उनको, उनमें से ये संबंधित हुआ कि ये बंगाल में ही ना चलाकर, जो गरम दल वाले थे, बंगाल में ही ना चलाकर इसको पूरे देश में चलाया जाए। और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल हो, या कोई शराब शराब की दुकान हो, या वस्त्रों की दुकान हो, जितना भी हो, उसको सबको बंद किया जाए। तो और इनको मौका मिल गया, मुस्लिम लीग ने अलग मांग कर दी कि अ, जो पृथक निर्वाचक मंडल बने, तो चलो भाई ठीक है। और इन्होंने जो मुस्लिम लीग के लोग थे उनको ले लिया, उनकी मांग को देखो यहाँ पे स्वीकार करते हैं। और जो जो गरम जो नरम दल के लोग थे उनको ले लिया, और जो गरम दल वाले लोग थे उनको जेल भेज। मतलब इनका यही कारण था इस चीज का लाने का, कि हम अपने झुकाव में भी कर लेंगे, और इनको प्रभाव तो मिला, इन पर प्रभाव तो कुछ पड़ा कि चलो ठीक है, हम आपको ये पद दे देते हैं। बस उसी तरीके से, जिस तरीके से इनके शासन, अंग्रेजों के शासन में राजा जो थे, एक कठपुतली के तरीके से, राजा तो आपको कहा जाएगा लेकिन आपके पास पावर्स नहीं होंगे, उसी तरीके से इनको प्रभाव तो दिया गया, लेकिन यहाँ पर इनको शक्तियाँ नहीं मिली। तो अब हम कुछ जानते हैं, ये कुछ बैकग्राउंड था पीछे का, उसके बारे में हमने कुछ बात की। 1900, और उधर से एक इंग्लैंड में लिबरल जो पार्टी होती है, उसने भी कुछ कहा कि नहीं, उनको, भारतीयों को कुछ छूट दो, भारतीयों को कुछ भी यहाँ पर विधान परिषद में आने का मौका दो, और उनको कुछ जोड़ो।
तो ये अधिनियम एक बन के तैयार होता है। 1909 में जो ये अधिनियम आया जिससे मार्ले मिंटो सुधार के नाम, हमने बताया कि मार्ले थे जो भारत के राज सचिव थे, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ इंडियन सिक्योरिटी इसको बोल सकते हैं, जो कि इंग्लैंड में बैठते थे, यहाँ नहीं रहते। और वायसराय जो थे वो भारत के एक तरीके से राष्ट्रपति होते हैं जो इनको सारी रिपोर्ट करेंगे। यानी कि ये एक मेन बिंदु था जो कि संसद में रिपोर्ट करेगा। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है मिंटो साहब को, सांप्रदायिक। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। कम्युनिटी का निर्वाचन जो होता है, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी है या हिंदू कम्युनिटी है, यानी कि किसमें कितने लोग होंगे बस उसी के अनुसार से चुनाव होगा, अभी बाद में समझेंगे। नंबर एक, इसमें केंद्रीय व प्रांतीय जो विधान परिषदें बनी थी, केंद्र की और प्रांत की, यानी कि हमने ये आपको बताया था कि यहाँ पर विकेंद्रीकरण का, डिसेंट्रलाइजेशन का काम शुरू किया गया था, पीछे जो हमने चर्चा की थी अधिनियमों में। और व प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि चालू हो गई। इसमें 16 से, यानी कि 16 जो है वो मिनिमम रहेगा और ये मैक्सिमम लोग रहेंगे। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद, जो विधान परिषद बनती थी, यानी कि विधान परिषद का मतलब हमने उस दिन समझाया था कि जो लॉ मेकिंग की जो काउंसिल है उसके आकार में वृद्धि कर दी थी। 16 से 60 लोग भी हो सकते हैं, यानी कि 16 तो होंगे तो पक्का होगा, और 60 भी हो सकते हैं मैक्सिमम में, यानी कि सरकारी भी हो सकते हैं, गैर सरकारी। सरकारी और गैर सरकारी वहाँ पर तब ज़्यादा चुनाव वाले प्रक्रिया होती थी, लेकिन सरकारी के मतलब जो जैसे कि उनके आर्मी के हैं, जो गवर्नमेंट जो वहाँ से इंग्लैंड के द्वारा यहाँ पर भेजे हुए हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी वो सरकारी थे, और यहाँ पर गैर सरकारी। अब केंद्र में सरकारी बहुमत था, जो केंद्रीय विधान परिषद बनाए गए थे उसमें सरकारी बहुमत था। सरकारी यानी कि सरकार के जो लोग थे वो ज्यादा थे। प्रांत में गैर सरकारी बहुमत थे, यानी कि प्रांत में कुछ ही लोग ज्यादातर सरकारी थे, और गैर सरकारी थे। गैर सरकारी वो कि जो नॉमिनेटेड किए गए हों, नामांकित कर दिए गए हों, या जिनको बुलाकर कर दिया गया हो कि भाई अपनी अनुमति दे दो, जो मुख्य रूप से मान लिया गया। तो केंद्र में सरकारी बहुमत जो होगा वो ज्यादा होगा, और प्रांत में गैर सरकारी बहुमत की ज्यादा अनुमति होगी। तो ये चीज का यहाँ पर जिक्र है, क्योंकि इनको मेन काम ये था कि डिसेंट्रलाइजेशन, तो वो एक अच्छी चीज थी कि नीचे से लेवल तक उठाएंगे, और उनका एक काम था कि अंग्रेजों का कि हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप में हैंडल करना है, जो भी विद्रोह हो रहा है उसको दबाओ। कुल मिला के एक लालच भी दे दो और प्रभाव दे दो और शक्ति उसको ना दो, ये इनका मेन कारण था। दोनों स्तरों पर, यानी वो केंद्र का स्तर हो या प्रांत का स्तर हो, विधान परिषदों में चर्चा, यानी कि जैसे कि कोई भी कानून पास होता है तो उससे पहले चर्चा की जाती है, या ये सही है या गलत है, उसमें बहुत सारे डिबेट चलते हैं, तो वो उसका जिक्र है। और उसमें फिर दिया गया है अनुपूरक प्रश्न। ये अनुपूरक प्रश्न क्या होगा? अनुपूरक प्रश्न से संसद के अंदर तारांकित प्रश्नों का जिक्र किया जाता है। जो स्टार्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनमें, जब जो तारांकित प्रश्न होते हैं, जो स्टार वाले प्रश्न होते हैं, उसमें क्या है कि आपका जो उत्तर होगा वो मौखिक होगा, ओरल के रूप में होगा, ना कि लिखित में। जो अतारांकित होते हैं उसमें लिखित भी होता मौजूद होता है। तो उसमें क्या है कि अगर किसी भी मामले को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट करना है और जानने की कोशिश करना है, मान लो कि जैसे हम कहें कि हमारा घर ऐसा बना है, तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि नहीं, तुम्हारा घर बना कहाँ पर है, कैसा बना है, कितने स्टोरी का, मंजिल का है, ये सारी चीजों का हम जिक्र उसमें कर सकते हैं। तो अनुपूरक प्रश्न भी पूछने की वहां पर सजा हो गई, वो चाहे विधान परिषदों में गैर सरकारी हो या सरकारी, उसमें ये कोई जिक्र नहीं किया गया था कि नहीं सरकारी लोग कर सकते हैं या गैर सरकारी लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बजट पर भी चर्चा का, संकल्प का दायरा बनाया गया कि जैसे कोई बजट पास होता है, जैसे रेल का बजट हो गया, या आम बजट प्रस्तुत हुआ, या एनुअल बजट प्रस्तुत हो रहा, या जो सरकार जैसे जाने वाली होती है, लास्ट का जो बजट होता है उस बजट पर बात। तो ये तो था नहीं, क्योंकि वहां पर डायरेक्टली, या बोल सकते हैं कि कोई भी चुनाव पद्धति से कोई व्यक्ति वहां पर नहीं आ रहा था। पार्लियामेंट तो है, ये कोई चुनाव से संबंधित नहीं है कि ये बना दिए जाएंगे। भारत में कोई चुनाव हुआ तो वायसराय बना दिए गए, यानी कि जो
वायसराय का जो तब पद था वो आज राष्ट्रपति का पद है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना डायरेक्ट था ना इनडायरेक्ट था। तो एक मतलब फिलहाल इसकी कहने का मतलब हम आपको वही है कि इनका ये काम था कि दो बिल्लियां हैं और उसमें बंदर जो मौजूदगी है वो अंग्रेजों का काम था। और अंग्रेज ये चाहते थे कि किस तरीके से जो रोटी जो बिल्लियों के हाथ में है, जब हम उसको बैलेंस करें तो रोटी पूरी हम खा जाएं और इन लोगों को कुछ ना मिले। इसी वजह से जो गरम दल के लोग थे जो हकीकत में सही मांग कर रहे हैं, तो उनको तुरंत उसने जेलों में भिजवा दिया। तो अनुपूरक प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। अनुपूरक प्रश्न वह बजट पर भी, जैसे जो बजट चलते हैं तो उसमें चर्चा होती है कि नहीं कि अब की बार कितना खर्च किया जाएगा, कितने मतलब कितने सैलरी वाले जो लोग होंगे उन पर कितना टैक्स लगेगा। इस तरीके जैसे आज आज जो वर्तमान में बजट पर चर्चा देखते हैं उस तरीके से। हालांकि वो एक दायरा, एक मतलब सीमित दायरा था, कोई बहुत ही बृहद नहीं था कि नहीं नहीं कि तुम्हारी ये बात मान ली जाए कि नहीं ये पास नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था। वायसराय व गवर्नर की कार्य परिषद में जो वायसराय, जैसे गवर्नर जो है बंगाल का गवर्नर, मुंबई का गवर्नर हो गया, ठीक है, मद्रास का गवर्नर हो गया, ठीक है। तो वायसराय जो कि मिंटो जी, वायसराय और गवर्नर जितने होते थे प्रांतीय गवर्नर, उनकी कार्यकारी जो कार्य परिषद थी, यानी कि कार्य परिषद का मतलब यहाँ पर विधान परिषद से नहीं, कार्य परिषद का मतलब कि अलग से जैसे कुछ नियम बनाने हो या कानून एक पास करना, वो बड़ी चीज होती है। लेकिन एक नॉर्मली एक नियम बना के फॉलो अप करना, उनकी कार्य प्रणाली में भी हिस्सा लेना, तो वो एक प्रथम भारतीय सदस्य थे जिनका नाम सत्येंद्र नाथ सिन्हा रखा गया। सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो थे वो इसमें वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में पहले ऐसे भारतीय थे जिनको शामिल किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, अब ऐसे मान लो कि यहाँ पर कि एक, दो, तीन, चार, पांच लोग हैं और ये कम्युनिटी जो है, ये जो वाला जो समुदाय है उसमें तीन लोग हैं। तो अब इनमें क्या होगा कि जो ये पांच लोग हैं ना, तो पांचों लोगों में अब इन दो को उठाया जाएगा। ये दो लोग चुनाव के लिए खड़े होंगे। अब वोट कौन करेगा, वो वोट भी जो करेगा वो वोट डालेगा, वोट यही डालेगा। ये भी हो गया। अब इनका यहाँ पर समापन कर दिया गया। तो ये एक मतलब कम्युनिटी, किसकी कम्युनिटी ज़्यादा है उसी के अनुसार। और ये भी बता दें कि ये कोई बोल सकते हैं कि ये एक नगण्य रूप का चुनाव होता था और उसमें कोई स्पष्टता नहीं थी, अस्पष्ट रूप से था, अनक्लियर वो बोल सकते हैं। ऐसे हो गया और इनको बस कुर्सी मिल गई, जो चाहते थे उनको हो गई। लेकिन ये नहीं पता है कि इसके पीछे का इनका षड्यंत्र क्या है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो इस तरीके से अगर उनका अलग किया जाए, हमारा जो हो, जो कम्युनिटी है, जैसे मान लो कि दोनों एक ही कॉलोनी में, अब एक ही घर में कितने लोग रहते हैं, तो इनके बच्चे कितने लोग हैं, इनके बच्चे कितने लोग हैं, तो अब इन्हीं इन्हीं को जीत दे दी जाएगी। अब इनको वोट डालने का भी अधिकार यहाँ पर नहीं मिलेगा। और इन्हें मार्ले मिंटो जी को यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन का एक जनक भी कहा जाता है कि यहाँ पर चुनाव की एक प्रणाली शुरू होती है। लेकिन ये कोई खास, ये बोले तो 1909 का जो अधिनियम है ये कोई खास अधिनियम नहीं है। इसने देश को मतलब एक तरीके से लड़ाने का काम किया, वही कि वोट डालो राज्य करो का अनुमोदन यहाँ पर जारी किया है इस अधिनियम के उससे, क्योंकि उनका यही काम था। देखो हम आपको ये भी बता दें कि वो मंजन जो आया अपने देश में, जो मंजन ब्रश है, ठीक, वो भारतीयों के देन अंग्रेजों के देन है। हम लोग दातून करते थे नीम की लकड़ी से, लेकिन कहते थे कि अरे ये लकड़ी क्या चबा रहे हो, उससे क्या होता है, ये करो ये करो। तो इनका मकसद है ये ना समझना है कि हमको बहुत ही अच्छा बना रहा है, बहुत ही फॉर्मल बंदा बना रहा था कुछ। इनका सिर्फ मकसद ये था कि हम वहां से माल लाएंगे और तुम्हें बेचेंगे, तुम्हारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाएंगे, वहां से पक्का करके लाएंगे, तुम्ही को बेच देंगे। इनका मकसद ये था। जितने भी अधिनियम थे इनकी कुछ ना कुछ साजिश जरूर थी। तो ये कुछ था आज का 1909 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम
सुधार के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।